दोस्तों नमस्कार। आप लोग आजकल टीवी चैनल्स में और बाकी सोशल मीडिया पे जिस तरह से फ्रांस जल रहा है, आप उसकी तस्वीरें तो देख ही रहे होंगे। पेरिस जैसे सुंदर शहर में सब कुछ तबाह कर दिया गया है। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत गंभीर बात है, हमें समझना होगा। ये इसलिए हमें समझना होगा कि कहीं हमारे साथ और हमारे देश में और हमारे शहरों में तो ये स्थिति नहीं बन सकती है। इसीलिए हमें अपने शहरों को समझना होगा और जिस तरह से हमारे यहाँ डेवलपमेंट प्लान चल रहे हैं उनको भी समझना होगा। आज मैं आपके सामने दिल्ली की केस स्टडी लेके आया, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। कुछ भी अगर दिल्ली में होता है तो एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज बनती है। और जैसा हमने देखा कि जब ट्रंप साहब भारत आए थे और किस तरह से भारत को, खासकर दिल्ली को जलाने की कोशिश की गई, ये अपने आप में बहुत चिंता की बात थी। मैं ये मानता हूं कि उसके बाद भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, खुफिया एजेंसीज ने अपने आप को इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया होगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में डेवलपमेंट प्लान है और जो इंफॉर्मेशन हम अगर देखें तो स्थिति बहुत भयावह निकल के आती है। मैं आज आपके सामने कुछ आंकड़े लेके आया और उम्मीद करता हूं कि आप और आपके माध्यम से भारत सरकार की जितनी भी एजेंसीज हैं जो भारत की सुरक्षा में लगी हुई हैं, और हम लोग अपने आसपास भी ये अलर्ट रहें और देखें कि कहीं इस तरह की हरकतें पनप तो नहीं रही हैं। दोस्तों ये आंकड़ा कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। ये दो रिकॉर्ड्स हैं जिनको मैं मिला के समझने की कोशिश कर रहा हूं। एक रिकॉर्ड है दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे, जो केजरीवाल साहब हर साल पेश करते हैं, और दूसरा है दिल्ली का बजट, जो हर साल केजरीवाल साहब सबमिट करते हैं, जनता के सामने रखते हैं। वो दोनों जानना इसलिए जरूरी है कि जितना भी ये खेल हो रहा है वो जनता के पैसे से हो रहा है, और जो हो रहा है वो चीफ मिनिस्टर की मर्जी से हो रहा है। उनके बगैर आप एक पैसे का भी एलोकेशन नहीं कर सकते। ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स कहता है, जो दिल्ली सरकार के लिए लागू होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं चिंता की बात यह कर रहा हूं कि दिल्ली में जैसे बाकी शहर हैं, अनऑथराइज कॉलोनी की हम लोग बात करते हैं। पिछले दिनों ये बहुत चर्चा हुई कि जितने भी रोहिंग्यास जो अवैध रूप से भारत में आए थे और जिस तरह से म्यांमार में दंगा प्रदर्शन उन्होंने किया और वहां से भगाए गए, उसके बाद वो भारत की अलग अलग जगह जाके बसने की कोशिश करने लगे। और दिल्ली में भी ये कहा जाता है बहुत सारे रोहिंग्यास आके बस गए। क्या ये स्थिति वही नहीं है जिस तरह से इमिग्रेंट पेरिस में जाके बसे? आज पेरिस और फ्रांस और यूरोप क्यों जल रहा है? क्योंकि वहां पे वो लोग आके बस गए जो वहां के बासिंदे नहीं थे, नागरिक नहीं थे। वो लोग उन जगह पे भी नहीं गए जहां से वो बिलोंग करते थे। वो यूरोप में आके बसे और वहां आके सबसे पहले उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात उठाई और ये कहा कि हमें बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। और जब पेरिस की सरकार और फ्रांस की सरकार ने उनको बेसिक सुविधाएं दी, वो जब वहां पूरी तरह से अपने पैर जमा चुके थे, फिर उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया। क्राइम रेट बढ़ने लगा, तोड़फोड़ बढ़ने लगी, और जब आपने उनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने पूरा पेरिस जला दिया। क्या हिंदुस्तान में हम उसी तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हम दूसरों की गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हमको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं और वो इसलिए चिंताजनक हैं कि उन आंकड़ों का कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। और इसीलिए मैं भारत सरकार और भारत सरकार की एजेंसीज, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यह कहना चाहूंगा कि आप हर चीज को ह्यूमन राइट के चश्मे से ना देखें। जो लोग आपके देश में गलत नीयत से आए हैं और आपके यहाँ पे गलत नीयत से पनप रहे हैं, उनको आप ह्यूमन राइट की शील्ड देके इस देश के खिलाफ
माहौल क्रिएट ना करें। और यही बात सुरक्षा एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसी को है कि आप इस पे नजर रखें। सीएजी पे भी नजर है कि इनको उनसे भी निवेदन है कि इस तरह के खर्चों को थोड़ा बारीकी से देखें और हो सके तो इस तरह के आंकड़े इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी शेयर करें। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो 2 डॉक्यूमेंट से मैंने लिए। पहला है दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा है दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए गए अलग अलग बजट। दोस्तों, दिल्ली में यह कहा जाता है कि 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं। एक है पक्का घर, सेमी पक्का घर और कच्चा घर, जो ज्यादातर अनऑथराइज कॉलोनीज में है। अनऑथराइज कॉलोनीज में कौन लोग आके रहते हैं? क्या वो दिल्ली के नागरिक हैं? कहां से आए हैं लोग? क्या इसका कोई आंकड़ा है? क्योंकि केजरीवाल साहब इन लोगों पे बहुत ज्यादा मेहरबान है। दिल्ली का सबसे ज्यादा बजट जो डेवलपमेंट का है वो इन्हीं लोगों के लिए जाता है, अनऑथराइज कॉलोनी के लिए। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि ये सारी अनऑथराइज कॉलोनी दिल्ली के फ्री बिजली और फ्री पानी के भी हकदार बन जाते हैं और यही केजरीवाल का वोट बैंक भी है। तो क्या दिल्ली में जितनी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, क्या वो सारे केजरीवाल के वोट बैंक हैं? होंगे, क्योंकि सबको केजरीवाल सब कुछ फ्री देते हैं। ये बात हमें समझनी होगी। आगे चलते हैं। दिल्ली के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से करीब 1,42,825 घर ऐसे थे जो खस्ते हालात में थे। 1,00,000 हम 43,000 मान लेते हैं। अगर हम इन घरों को पूरी तरह से पक्का भी बना दें, प्रधानमंत्री आवास योजना भी हमारे देश में है, तो कितना खर्चा आएगा? इसको हमें समझना होगा। अगर हम इन घरों के ऊपर खर्चा करके इनको पक्का भी कर दें तो दिल्ली में कोई भी घर कच्चा नहीं रहना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दिल्ली सरकार पिछले 3 साल का, मैं आपके सामने 4 साल का आंकड़ा रख रहा हूं, 2020-21 में 1700 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने अनऑथराइज कॉलोनीज के डेवलपमेंट के लिए रखे थे। 2021-22 में करीब 18,500 करोड़ रुपए, 1850 करोड़ रुपए उन्होंने इस अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए रखे थे। 2022-23 में उन्होंने करीब 2,800 करोड़ रुपए इन अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए रखे थे और 23-24 के बजट में करीब 2,600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दोस्तों, ये पैसा कहां जा रहा है? ये कौन से अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जो हर साल जिन पे बजट बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ हम कॉलोनीज को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं? ये पैसा जा कहां रहा है? पहला सवाल। दूसरा, दिल्ली सरकार के ही इकोनॉमिक सर्वे का मैं आंकड़ा बता रहा हूं। 2021-22 में टोटल बजट अर्बन डेवलपमेंट के लिए रखा गया था 3,083 करोड़ रुपए। उसमें से 1,550 करोड़ रुपए अनऑथराइज कॉलोनी के लिए था। अनऑथराइज कॉलोनी में खर्चा हुआ था मात्र 45 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, बाकी पैसा कहां गया? किस काम में लगाया? क्या अनऑथराइज कॉलोनीज के नाम पे कोई और खेल तो नहीं चल रहा इस देश में? क्या सीएजी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ये पता करने की कोशिश करेंगी कि एक तरफ जब हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में घुसपैठी और अनऑथराइज लोग ना आए, लेकिन केजरीवाल साहब की सरकार जिस तरह से हर साल बजट बढ़ा रही है अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए,
तो दिल्ली के अंदर अनऑथराइज कॉलोनीज अगर कम होती जा रही हैं तो बजट भी प्रोपोर्शनेटली कम होना चाहिए था। लेकिन दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनीज के ऊपर जिस तरह से बजट एलोकेट किया जा रहा है, बजट में पैसा एलोकेट किया जा रहा है, इससे लगता है कि दिल्ली के अंदर अनऑथराइज कॉलोनीज बढ़ती जा रही। एक तरफ दिल्ली सरकार का यह कहना है कि मात्र 3.62% घर ऐसे हैं जिनको अनऑथराइज कॉलोनी या कच्चा घर हम कह सकते हैं और जिनमें हमें रिलीफ देने की जरूरत है। दूसरी तरफ यह कहना है सरकार का कि अनऑथराइज कॉलोनी में करीब 40 लाख लोग रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो 40 लाख लोग हैं जिनके ऊपर केजरीवाल साहब मेहरबान हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी और उनके ऊपर जिस तरह से पैसा लुटाया जा रहा है, तो ये 40 लाख, अगर मैं ये कहूं कि इसमें से 30 लाख तो आम आदमी पार्टी के वोटर भी होंगे, तो अगर केजरीवाल साहब को विधानसभा में अगर अपना वर्चस्व बनाए रखना है तो उनको अनऑथराइज कॉलोनी को पोसते रहना पड़ेगा, पालते रहना पड़ेगा, बढ़ाते रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली की आबादी बढ़ेगी और अनऑथराइज कॉलोनीज अगर श्रिंक होती जाएंगी तो जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जो वोटिंग परसेंटेज है या इक्वेशन है, वो केजरीवाल साहब को सूट नहीं करेगा। तो जैसे जैसे दिल्ली की आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे अनऑथराइज कॉलोनीज का बढ़ना केजरीवाल साहब की राजनीतिक मजबूरी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट घटा दिया गया है, अनऑथराइज कॉलोनीज का बजट बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि हम दिल्ली में उन लोगों को पोषित कर रहे हैं जो दिल्ली के बिलोंग नहीं करते, क्योंकि अगर वो बिलोंग कर रहे होते तो अभी तक उनको घर मिल गया होता। हर साल नए लोग दिल्ली में आ रहे हैं, बस रहे हैं, दिल्ली की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं, और कल अगर पेरिस जैसी या फ्रांस जैसी घटनाएं दिल्ली में होने लगे तो कौन जिम्मेवार होगा। तो दोस्तों, मेरा यह कहना है कि क्या केजरीवाल साहब दिल्ली को पेरिस की तरह जलने के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह की अनऑथराइज कॉलोनीज को जब हटाने की बात आती है तो ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठा के सरकारों के हाथ पैर क्यों बांध देती है? क्या उनको पेरिस में ह्यूमन राइट्स का साइड इफेक्ट नहीं दिखा? आज यूरोप का हर देश कह रहा है कि हम ह्यूमन राइट्स या इमिग्रेशन लॉज मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये ह्यूमन राइट्स के नाम पे हमारे देशों में बवाल काटा जा रहा है, देशों को जलाया जा रहा है, इस ह्यूमन राइट्स की हमें जरूरत नहीं है। हम इमिग्रेंट्स प्रॉब्लम को सख्ती से निपटेंगे और मुझे लगता है भारत के कोर्ट्स को भी और जजेस को भी ग्राउंड रियलिटी को समझना होगा। सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता है। अगर देश में आग लगेगी तो यही सुप्रीम कोर्ट फिर सरकार से पूछेगा कि आप क्या कर रहे थे। अब जब सरकारें इस देश में प्रिवेंटिव मेजर लेती हैं तो यही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कैसे कर सकते हैं। ये दो धारी तलवार नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट को भी और भारत के जजेस को भी ये बात बहुत क्लियर करनी पड़ेगी कि अगर इमिग्रेंट्स और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में समाज विरोधी या देश विरोधी तत्व अगर अपनी जगह बना रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उनको पोस रहे हैं, पाल रहे हैं और टैक्स पेयर का पैसा उन पे न्योछावर कर रहे हैं, तो इस तरह की राजनीति का अंत कब और कैसे होगा? क्या इस पे चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या माननीय जजेस अपने रुख को स्पष्ट करेंगे? और मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज को जजेस को हकीकत बतानी चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज को कम से कम 3 महीने में एक बार जजेस की ब्रीफिंग करनी चाहिए कि किस तरह से
खतरे इस देश में मंडरा रहे हैं ताकि उनके हाथ पैर ना बांधे जाएं जब वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि जो लोग प्रताड़ित हैं उनका साथ कोर्ट्स को देना है, लेकिन जो लोग आपके देश को बर्बाद करने के लिए आपके देश में बस रहे हैं, आपके शहरों में बस रहे हैं, क्या उनका भी आप साथ देंगे? पूरी दुनिया में अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बोलने वाला यूरोप आज उसी बीमारी से झुलस रहा है, जल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ह्यूमन राइट्स खराब हैं या नहीं होने चाहिए, लेकिन ह्यूमन राइट्स तो उनके लिए होने चाहिए जो ह्यूमंस होते हैं, जो आपके शहरों को जलाएं, जो आपके यहाँ तोड़फोड़ करें, अराजकता फैलाएं। क्या वो ह्यूमंस हैं? अगर वो ह्यूमंस नहीं है तो उनके राइट्स की हम क्यों बात कर रहे हैं? जब हम मेंसरिया की बात करते हैं कानून में, तो मेंसरिया कौन डिसाइड करेगा? घटना होने से पहले या घटना होने के बाद? जब दिल्ली या देश जल जाएगा तब हम कोर्ट में बैठ के बहस करेंगे कि साहब ये गलती क्यों हुई और कौन जिम्मेवार था। क्या हम हर बार आतंकवादी घटनाएं और इस तरह की सोशल अराजकता का पोस्टमार्टम ही करेंगे, या हम कोई प्रिवेंटिव स्टेप भी लेंगे? और ये बात भी सही है कि जब प्रिवेंटिव स्टेप लिया जाता है तो थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं। जैसा कि लंदन के एक बार पुलिस कमिश्नर ने बोला था, जब उन पे ये आरोप लगाया ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने कि आपके पुलिसमैन ने एक निर्दोष आदमी को मार दिया, तो उनका कहना बहुत सही था। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं वो निर्दोष था, लेकिन उसके चेहरे पे नहीं लिखा था वो निर्दोष है। पुलिसमैन अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर ड्यूटी के अंदर समाज और देश को बचाने में अगर एक आधी अगर कोई गलती हो जाती है तो ये हमें स्वीकार करनी होगी। तो मुझे लगता है कि इस समय देश को जिस तरह से यूरोप और पेरिस जल रहा है, हमें उससे सीख लेनी चाहिए। क्योंकि जब ट्रंप साहब भारत आए थे तो दिल्ली के कुछ हिस्सों को जलाने की कोशिश की गई थी। वो उसी पार्टी के लोग थे जो आज सत्ता में है दिल्ली में। और केजरीवाल साहब ऐसे लोगों को देशभक्त बताते हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या कोर्ट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, सीएजी, क्या इन सबको इस तरह के स्पेंडिंग का ऑडिट नहीं करना चाहिए? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह नहीं देखना चाहिए कि दिल्ली सरकार ये पैसा किनको और किस रूप में दे रही है? और अगर ये चीजें राष्ट्र के लिए घातक हैं तो क्या इसमें इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए? क्या हम जरूरत पड़े तो ये मुद्दे को कोर्ट में ले जाके कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं ले सकते इस तरह की पॉलिसीज को लेके? अगर ऐसे लोगों को देश से निकालना हो तो क्या हमेशा ह्यूमन राइट्स की शील्ड इस काम को रोकेगी? मुद्दे गंभीर हैं दोस्तों, क्योंकि जब विकसित देश जिनके पास हर तरह के टूल्स हैं, साधन हैं, यूटिलाइजेशन के ऑप्शंस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो अपने देश को नहीं बचा पा रहे, और हमारे यहां अगर अराजकता फैली तो क्या होगा? क्या उसका रिटेलिएशन नहीं होगा? क्या समाज में हिंसा नहीं बढ़ेगी? स्थिति गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे और बजट एलोकेशन है, मुझे लगता है कि इसको ट्रांसपेरेंट वे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि पैसा जा कहाँ रहा है, किनके पास जा रहा है, कौन लाभार्थी हैं, कहां से आए हैं, दिल्ली ही क्यों आए हैं, और दिल्ली की सरकार इन लोगों को यहां बसाने के लिए इतनी तत्पर क्यों है? ये सवाल है। अपने जवाब दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में डालिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और गंभीर मुद्दों के साथ मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि आप और हम अगर नहीं जागे तो इस देश का क्या होगा? 140 करोड़ देशवासियों को अपना रोल प्ले करना होगा। सिर्फ दिल्ली का सीएम ये डिसाइड नहीं कर सकता
कि दिल्ली के लिए सही क्या है। हम सबको करना होगा, इस देश के हर इंसान को करना होगा। दिल्ली सबकी राजधानी। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।